हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ द बिजनेस स्टडीज़ फॉर +2 कॉमर्स, और जिसके अंदर क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, उसका फीचर क्या है, उसका सिग्निफिकेंस है। इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जनरल इन्वायरमेंट। उसी तरह ही वी विल हैव ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट एज वेल एज मैक्रो इन्वायरमेंट। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। उसी तरह इसका इंग्लिश के अंदर जो लेक्चर है डैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल एट माई सेकेंड चैनल डैट इज़ दी शशि अग्रवाल। सो दिस इज़ माई ऐप जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज़ दी एडुसम ऐप जो कि रेलेवेंट है कॉमर्स स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक स्टूडेंट्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, जिनको ये फ्री स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो बिजनेस स्टडी का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिज़नेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। बिज़नेस जो होता है आइसोलेशन में नहीं होता। तो ये बिज़नेस इन्वायरमेंट के अंदर जो है जो फोर्सेस होती हैं वो बिज़नेस को इफेक्ट करती हैं। सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिज़नेस, और जिसका बिज़नेस के ऊपर जो फोर्सेस हैं जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के होती हैं, जिसके अंदर चेंजेस आती हैं और बिज़नेस का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, लीगल इन्वायरमेंट है। वट आर चेंजेस, जो भी बिज़नेस इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस आती हैं, बिज़नेस का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो वहाँ पे बिज़नेस को जो है सूटेबल स्ट्रैटेजीज़ एंड पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है ताकि अपने बिज़नेस को वो बिज़नेस इन्वायरमेंट के हिसाब से मोल्ड कर सके। तो जब ऑर्गेनाइजेशन जो है बिज़नेस इन्वायरमेंट को कॉन्टीन्यूसली स्कैन करती हैं तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, थ्रेट्स भी होती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं फेवरेबल आउटकम, कि जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी अनाउंस हुई है तो जिसके अंदर काफ़ी सारा टैक्स रिड्यूस हो गया है, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो पॉजिटिव चेंजेस हैं जिसका हमारा बिज़नेस जो है उसको बेनिफिट हो सकता है अगर हम उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके उसके मुताबिक काम करते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि कई बार जो चीज़ें हम बाहर भेजते हैं उसके ऊपर सरकार ज़्यादा टैक्स लगा देती है या बैन लगा देती है, तो कई बार थ्रेट्स भी होती हैं, या हो सकता है कि कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो एंटर कर गए हों। तो थ्रेट्स जो होती हैं, नेगेटिव चेंजेस होती हैं जो बिज़नेस इन्वायरमेंट के अंदर आकर करती हैं और जिसकी वजह से बिज़नेस की परफॉर्मेंस जो है काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट होती है। तो किस तरह से जब हम बिज़नेस इन्वायरमेंट को कॉन्टीन्यूसली स्कैन करते हैं और उनको अपॉर्चुनिटीज़ को हम यूज़ करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए और थ्रेट्स को हम मिनिमाइज़ करते हैं। तो जो बिज़नेस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है, एक इंटरनल इन्वायरमेंट जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आ जाता है माइक्रो इन्वायरमेंट जो कि इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है। मैक्रो जो होता है जनरल होता है, जो सब बिज़नेस को इन्फ्लुएंस करता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट के दीज आर द कंपोनेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट है, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। तो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, विज़न है, मिशन है, पॉलिसीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से डिवाइडेड है, MIS सिस्टम किस तरह से है, प्रोडक्शन मेथड कौन से हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, तो ये सारी इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आ जाती है। माइक्रो इन्वायरमेंट होता है जो इमीडिएटली जो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कस्टमर है, सप्लायर्स है, कॉम्पिटिटर्स हैं, पब्लिक है, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज है। मैक्रो इन्वायरमेंट जो है पूरे जितने भी बिजनेस होते हैं उनको इक्वली इफेक्ट करता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है, सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, तो जिसको हम वन बाय वन करके जो है स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट जो है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, इट रेफर टू ऑल दोज फैक्टर्स जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं और जो बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं, कि बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, विज़न क्या है, मिशन क्या है, बिज़नेस की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, बिज़नेस के अंदर MIS सिस्टम के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका MIS सिस्टम किस तरह से है, कंपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पॉलिसी ऑफ द बिज़नेस, प्रोडक्शन मेथड के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किस तरह से बिज़नेस के अंदर जो है मैनेज करते हैं। और उसी तरह यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो बिज़नेस है उसकी कंपोजिशन क्या है,
मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है, और जो ह्यूमन सोर्सेज हैं उनको मोटिवेशन और रिटेंशन करने के लिए, रिक्रूटमेंट करने के लिए कौन सी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जाती हैं। और उसी तरह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है, आउटसाइड फोर्सेस होती हैं जो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है। ऑर्गेनाइजेशन का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, इंटरनल इन्वायरमेंट के ऊपर कंट्रोल होता है। तो 2 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, माइक्रो ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट एंड मैक्रो, जिसको हम जनरल इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट है जो कि हमारा इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है, जो कि बिज़नेस के साथ क्लोजली रिलेटेड होता है। इमीडिएट इन्वायरमेंट है जो हमारी परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करता है और जिसकी सक्सेस और फेलियर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की है उस इमीडिएट इन्वायरमेंट के ऊपर टिकी हुई होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कस्टमर। तो कस्टमर जो है किंग्स होते हैं। जो कुछ भी हमने बनाना होता है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देख के बनाते हैं। तो कस्टमर हमारे वैरायटी ऑफ कस्टमर हो सकते हैं, हाउस होल्ड हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, इंडस्ट्रियल कमर्शियल एंटरप्राइजेस हो सकती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमारे डिफरेंट कस्टमर्स हैं तो हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट को स्टडी करना पड़ेगा और उसी के मुताबिक उनको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और यहाँ पे कस्टमर को डिलाइट और सेटिस्फाइड करने का बेस्ट तरीका होता है कि उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्रोडक्ट जो है ऑफर किए जाने चाहिए। उसी तरह सप्लायर जो है हमें इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं, कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं और वैरायटी ऑफ सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। अब देखो जो सप्लायर है, क्योंकि अगर वो हम स्पेसिफिकेशन देते हैं, कस्टमर की जो डिमांड होती है कि इस तरह के आपने हमें इनपुट्स कंपोनेंट देने हैं, अगर सप्लायर हमें उस तरह का मटेरियल प्रोवाइड नहीं करते तो हम कस्टमर को डिलाइट नहीं दे सकते, कस्टमर की डिमांड को सर्व नहीं कर सकते। तो सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशन होना बहुत ही नेसेसरी है। जिस तरह कस्टमर इन्फ्लुएंस करते हैं, सप्लायर भी हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि सप्लायर जो माल हमें देंगे उसी के बेसिस पे हम कस्टमर को प्रोडक्ट बना के देंगे। अगर बिज़नेस का एक ही सप्लायर है तो अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी खटपट हो जाती है तो वो प्रोडक्ट जो है हमारी डिले करेगा, सप्लाई स्टॉप करेगा और हमारी जो सर्वाइवल है बिज़नेस की वो थ्रेट हो जाएगी। तो सप्लायर जो है मल्टीपल सप्लायर्स होने चाहिए और सप्लायर के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए ताकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो चीज़ें हमें सर्व करें। कंपटीटर जो होते हैं वो भी हमारे बिज़नेस को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। कई बार देखो कस्टमर के पास जो है टेक्नोलॉजी बढ़िया हो सकती है जिसकी वजह से इनोवेशन वो कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वो न्यू एंड चीप प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, या उनकी सेल प्रमोशन स्कीम हमसे ज़्यादा बेटर हो सकती है। तो उस तरह से हमें कंपटीटर को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि कस्टमर की क्या मूवमेंट्स हैं, कस्टमर किस तरह का प्रोडक्ट दे रहा है, कस्टमर की पॉलिसीज़ क्या हैं, तो वो भी हमारे बिज़नेस को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करती है। अब हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं पब्लिक कि वो हमारे बिज़नेस को किस तरह से परसीव करती है, उसकी दिमाग के अंदर हमारे बिज़नेस की क्या इमेज है, तो लोकल पॉपुलेशन आ जाती है। देखो कई बार क्या होता है कि जैसे जो हमारी पॉलिसीज़ हैं या कुछ फर्म्स जो हैं वो अपोज करती हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं सोसाइटी के लिए डेंजरस है या पोल्यूशन स्प्रेड करते हैं, इनका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ऐसा है। प्रेस और मीडिया जो है वो किस तरह से जो है पब्लिक के अंदर इमेज क्रिएट करते हैं। अगर पॉजिटिव मीडिया इमेज क्रिएट करता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर होता है, बट अगर मीडिया नेगेटिव इमेज क्रिएट करता है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन जो है परफॉर्मेंस बहुत मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है लोकल पब्लिक के साथ के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करे, पब्लिक के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए, प्रेस और मीडिया के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए। उसी तरह क्या है मार्केट इंटरमीडियरीज है। देखो मार्केट इंटरमीडियरीज जो होते हैं जो हमारा माल जो है कंज्यूमर तक लेके जाते हैं, और ये जो मार्केटिंग इंटरमीडियरीज होते हैं, जो मिडिल मैन होते हैं, इनका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है। जैसे होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं। तो होलसेलर जो है रिटेलर को बताते हैं, रिटेलर जो है कस्टमर के साथ उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, क्योंकि कई बार जब वो माल खरीदते हैं तो कस्टमर की स्किल और जजमेंट के बेसिस पे होता है, तो वो रिटेलर के जो रिकमेंडेशन होती है उसको प्रेफर करते हैं। क्योंकि ये जो मार्केटिंग इंटरमीडिएट जो होते हैं ये वो मिडिल मैन होते हैं जो प्रोड्यूसर और जो कस्टमर है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको ख़त्म करते हैं।
अब हम बात करते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट की, जो कि जनरल इन्वायरमेंट है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और इसका हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या मेजर इश्यूज आते हैं, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो सकती है, तो दे आर कंसर्न विद मेजर इश्यूज। क्या इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रही हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमने बिज़नेस को मोल्ड करना पड़ेगा। तो मैक्रो इन्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो जिसके अंदर वो फोर्सेस, वो फैक्टर्स आ जाते हैं जिनका बिज़नेस के साथ दूर का रिश्ता होता है, बट वो सारे बिज़नेस को प्रभावित करती हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट, जब हम मैक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड लीगल इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। देखो, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर, क्योंकि जो हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी के अंदर वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को इम्पैक्ट करते हैं। कि जैसे लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज़ हो रही है, उनकी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज़ हो रही है, तो जिसके बेसिस पे क्या है कि वो हमारी ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर आ जाता है इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, क्या यह सोशलिस्टिक सिस्टम है जिसके अंदर सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है, क्या यह कैपिटलिस्ट है जो कि फ्री मार्केट डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होता है, या जैसे इंडियन इकॉनमी है तो मिक्स्ड इकॉनमी है जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी हैं, मॉनेटरी पॉलिसी जिसके द्वारा मनी की जो सप्लाई है उसको कंट्रोल किया जाता है, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट की, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कि इंडस्ट्री को गवर्न करती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी जो कि हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, टैक्सेशन पॉलिसी। उसी तरह इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, नेशनल इनकम कैसी है, जीडीपी का रेट क्या है, जनरल प्राइस लेवल कैसा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस को प्रभावित करती हैं। और जब हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, थ्रेट भी हो सकता है। अब जैसे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है, तो डेफिनेटली डिमांड फॉर प्रोडक्ट इंक्रीज़ होगी। और उसी तरह अगर प्राइवेट सेक्टर जो है, जो एरिया हमने पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किया है, तो अगर वहाँ पे एंटर हो रहा है तो उससे क्या होगा कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ होगी। हाई इन्फ्लेशन रेट है तो जिससे कॉस्ट बढ़ जाएगी और हमारी जो है क्या कहते हैं कि प्राइसेस बढ़ जाएंगी और प्रॉफिट मार्जिन जो है हमारे कम हो जाएंगे और कॉस्ट भी बढ़ जाती है। और उसी तरह अगर टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट जो है रेज हो जाती हैं तो लोगों की सेविंग को इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। और उसी तरह इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है तो जीडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम से पता चलता है। और उसी तरह सेविंग और इन्वेस्टमेंट के रेट्स क्या हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन क्या है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पहले से इंक्रीज़ हो रही है, उनके अंदर ट्रेंड क्या है, और मनी की सप्लाई कैसी है। तो ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर हम स्टडी करते हैं। फिर है सोशल, कल्चरल एंड डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। देखो, सोशल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस जिसके अंदर हमारी फर्म ऑपरेट करती है। कस्टम क्या है, ट्रेडिशन क्या है, वैल्यू, नॉर्म्स, एथिक्स क्या है, कल्चर, बिलीफ, सोशल ट्रेंड्स क्या है। तो देखो, यहाँ पे जब हम सोशल इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं तो फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, वैल्यू सिस्टम क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, एजुकेशन लिटरेसी रेट क्या है, लोगों की कंजम्पशन हैबिट्स क्या है, सोशल एटीट्यूड, कस्टम, रिचुअल्स, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। जो सोशल जो इन्वायरमेंट है उसकी तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशन, ये है सोशल ट्रेडिशन जो कि कई सदियों से इकोनॉमी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ट्रेडिशन होते हैं जिसके बेसिस पे सर्टन ओकेजन्स होते हैं, जैसे दिवाली आती है तो लोग वहाँ पे घर की सफाई करते हैं, नई चीज़ें खरीदते हैं। दशहरा है, ईद है, गुरपुरब है, क्रिसमस है, लोग ये जो भी फेस्टिवल्स होते हैं तो उसके अंदर गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, फ्रेश परचेजेस करते हैं। तो ये जो ट्रेडिशंस होते हैं ये बिज़नेस के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे रक्षाबंधन आता है तो कैडबरी की ऐड आती है कि कुछ मीठा हो जाए। तो नेचुरली जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए ये जो फेस्टिवल्स होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो फेस्टिवल के अकॉर्डिंगली ये चीज़ें जो है सप्लाई करते हैं। वैल्यू एंड एथिक्स का मतलब होता है मॉरल प्रिंसिपल्स, जो सोसाइटी के अंदर लोगों के पास कितनी फ्रीडम है, ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर जो लोग काम करते हैं उनको कितनी इक्वालिटी के साथ ट्रीट करती है, सोशल जस्टिस, तो ये सारी चीज़ें जो है वैल्यू और एथिक्स ये भी हमारे बिज़नेस को इन्फ्लुएंस करती है। सोशल ट्रेंड, सोशल ट्रेंड के अंदर क्या होता है कि जैसे लोग आजकल क्या है कि हेल्थ और फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा वो कॉन्शियस हो गए हैं।
जो अर्बन लोग हैं, तो जिसके अंदर क्या है कि जिम वगैरह जो है वो जाते हैं, हेल्दी जो चीज़ें होती हैं उनको कंज्यूम करते हैं, तो उन चीज़ों की डिमांड बढ़ गई है। तो सोशल इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट होता है कि जैसे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी बिज़नेस के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो बिज़नेस उन फेस्टिवल के अंदर जो है चीज़ें, जैसे नवरात्रे होते हैं तो कई होटल जो होते हैं नवरात्रों का खाना भी सर्व करते हैं और नवरात्रों की चीज़ें बनती है। तो जो फेस्टिवल्स होते हैं बिज़नेस के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। और उसी तरह इंडिविजुअल फ्रीडम कि मार्केट के अंदर आप जाते हो तो आपको बहुत सारी वैरायटी मिलती है, आप अपनी फ्रीडम के साथ से चीज़ें खरीदते हो। तो सोशल जस्टिस एक वैल्यू है जिसके बेसिस पे बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लोगों की सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो जैसे हेल्थ एंड फिटनेस है तो उससे जिम की डिमांड बढ़ गई है, और जो हेल्दी डाइट है, न्यूट्रिशियस जो मतलब डाइटिशियन है, उनकी भी डिमांड बढ़ गई है। सोशियो कल्चरल एंड डेमोग्राफिक के अंदर देखो, डेमोग्राफिक होता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसका साइज़ क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ग्रोथ रेट क्या है। तो कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन डिटर्मिन द नेचर ऑफ द डिमांड। तो जैसे क्या है कि पॉपुलेशन तेज़ी के साथ बढ़ रही है तो उससे क्या होता है कि लेबर हमें इजीली अवेलेबल होती है। पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसके अंदर भी कंपोजिशन के नंबर, जो पॉपुलेशन है उसके अंदर कौन सी एज ग्रुप ज़्यादा है, कौन सी चीज़ें जो है हमें बनानी चाहिए। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि जो भी जैसे इन्वायरमेंट के अंदर क्या नई टेक्निक्स आ रही हैं, क्या इनोवेशंस हो रही हैं। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट के अंदर जो कंपोनेंट है कि हम जो गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके न्यू वेज जो है फाइंड आउट करते हैं, न्यू मेथड्स फाइंड आउट करते हैं ताकि हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें और जो चेंजिंग सिनेरियो है उसके मुताबिक चीज़ों को प्रोवाइड कर सकें। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है थ्रेट भी प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है। जैसे बिजनेसमैन जो है उसको टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आती हैं उसके ऊपर ही हैज़ टू कीप ए क्लोज आई। जैसे देखो इसका जो इम्पैक्ट है कि आईटी सेक्टर काफ़ी डेवलप हुआ है, कंप्यूटर के अंदर हर काम कंप्यूटराइज हो गया है। जैसे कोविड-19 है तो उसके अंदर काफ़ी सारी मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट कर रही हैं। जैसे डिजिटल वॉचेस जो हैं ऑलवेज मतलब यहाँ पे डिजिटल वॉचेस आ गई हैं, तो जैसे ट्रेडिशनल वॉचेस की जो मार्केट है वो ख़त्म हो गई है। मल्टीप्लेक्स सिनेमा है, तो जैसे ट्रेडिशनल थिएटर थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो आजकल सब कुछ जैसे ऑनलाइन हो रहा है तो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो है दे आर कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ऑनलाइन। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है जिसके अंदर आ जाता है कि गवर्नमेंट जो है किस तरह से जो है अपनी इकोनॉमी को रन करती है, गवर्नमेंट की क्या एजेंडाज हैं, गवर्नमेंट अपने अफेयर को किस तरह से मैनेज करती है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है उसकी क्या आइडियोलॉजी है, कौन सा सिस्टम वो फॉलो करती है। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है हमारे बिजनेस की वर्किंग को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि अगर स्टेबल गवर्नमेंट है तो उसकी पॉलिसी स्टेबल होंगी। बिज़नेस को जो है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है उसको स्कैन करना बहुत ही नेसेसरी होता है, क्योंकि उसके बेसिस पे सूटेबल डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो पॉलिटिकल कंडीशंस क्या हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। जो गवर्नमेंट है क्या वो कोलिशन गवर्नमेंट है, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट है तो हो सकता है कि गवर्नमेंट किसी भी वक्त जो है, क्योंकि उनकी पॉलिसी स्टेबल नहीं होती, देश के अंदर क्या कोई मतलब लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है, गवर्नमेंट जो है किस तरह की है, और जो वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी आइडियोलॉजी है, किस चीज़ को वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जैसे देखो जो ब्यूरोक्रेसी का एटीट्यूड है वो बिज़नेस इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि बिज़नेस को बहुत सारी जो है परमिशंस लेनी पड़ती हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा हर्डल्स होंगे तो प्रपोजल पेंडिंग रहेंगे तो बिज़नेस उसको उन चीज़ों को बेनिफिट नहीं उठा सकता। जैसे जनता पार्टी गवर्नमेंट थी 77 के अंदर, तो एमएनसी के आइडियाज़ को अपोज करती थी, जिसकी वजह से कोका कोला और IBM को लीव करना पड़ा। और जैसे नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है तो वो जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम को उन्होंने प्रमोट किया और डिजिटल इंडिया को प्रमोट किया। तो मतलब गवर्नमेंट जो है किस तरह से वो अपना जो है इन्वायरमेंट जो है क्रिएट करती है। लीगल फ्रेमवर्क होता है कि लॉ, जो प्रिवेलेंट लॉज हैं, जो लेजिस्लेशंस हैं, वो बिज़नेस को किस तरह से प्रभावित करते हैं, क्योंकि बिज़नेस को बहुत सारे लॉज जो हैं एप्लीकेबल होते हैं। तो लीगल इन्वायरमेंट जो है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है और रिस्ट्रेन भी प्रोवाइड करता है। जब हम लीगल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जो है किस तरह के एक्ट पास करती है, कोर्ट की जजमेंट्स क्या हैं, और जो वेरियस कमीशंस हैं उन्होंने डिसीजन क्या लिए हैं। और उसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्टेट, सेंट्रल और लोकल लेवल पे एजेंसीज हैं उनके डिसीजंस क्या हैं, उनके एक्शन प्लान्स क्या हैं। और उसी तरह गवर्नमेंट जो है किस तरह से लेजिस्लेशन पास करती है, और जो वेरियस कमीशंस हैं
चाहे वो किस तरह से डिसीज़न लेते हैं, कोर्ट की जजमेंट्स जैसे किस तरह से है, तो वो सारी चीज़ें हमारे बिज़नेस को प्रभावित करती है। और जब भी हम लीगल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो देखो जैसे एफडीआई है, उसके अंदर काफ़ी सारी रिलैक्सेशन है, तो जिससे क्या है एमएनसी एंटर की है, और उसी तरह कैपिटल मार्केट के अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई हैं, तो जिससे क्या है कि जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है वो इनिशियल पब्लिक ऑफर के द्वारा काफ़ी सारे फंड जो है वो रेज़ कर सकती है।